कल्पना कीजिए, 1947 का भारत एक ऐसा देश जो सालों की गुलामी के बाद आजादी की सुबह देख रहा था। लेकिन इस सुबह के साथ बंटवारे का घना अंधेरा भी था। एक तरफ आजादी का जश्न था, तो दूसरी तरफ दंगे, लाखों लोगों का विस्थापन और खून खराबे का भयानक दर्द। राजे रजवाड़े अपना अलग देश बनाने का सपना देख रहे थे, और देश में गरीबी, अशिक्षा और जातिवाद की गहरी जड़ें फैली हुई थी। जरा सोचिए, ऐसे में एक बिखरे हुए, रोते हुए, लेकिन उम्मीद से भरे भारत को एक साथ कैसे लाया जाए? उसे दौड़ने के लिए एक मजबूत रास्ता कैसे दिया जाए? बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए और देश के भविष्य की सबसे मजबूत नींव रखने के लिए शुरू हुई संविधान के निर्माण की कहानी, जो थी एक नए युग की शुरुआत। हमारे देश के भविष्य की किताब यानी संविधान लिखने की जिम्मेदारी एक टीम को सौंपी गई, जिसका नाम था संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस टीम में लगभग 300 सदस्य थे, जो भारत के अलग अलग कोनों, धर्मों और जातियों से आए थे। पर माहौल कैसा था? जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थी, तब बाहर देश जल रहा था। बंटवारे का दर्द ऐसा था कि लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी बन गए थे। चारों तरफ बस हिंसा और अविश्वास का माहौल था। फिर थी रियासतों की समस्या। 500 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतें जैसे हैदराबाद और कश्मीर भारत में शामिल होने से इनकार कर रही थी। सरदार पटेल उन्हें एक करने में दिन रात लगे हुए थे। इसके साथ ही अंग्रेजों का साया भी था। शुरुआत में तो सभा पर अंग्रेजों का ही नियंत्रण था। सोमनाथ लाहिरी जैसे कुछ नेताओं को लगता था कि ये सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और पूरी तरह आजाद नहीं है। इतने तूरान के बीच इन 300 लोगों को एक ऐसी नाव बनानी थी जो भारत को सुरक्षित भविष्य तक ले जा सके। इस महान कहानी के कुछ मुख्य किरदार थे, जिनके बिना ये संविधान अधूरा रहता। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान की आत्मा यानी उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन भी कहते हैं, वो पेश किया। इसमें बताया गया था कि आजाद भारत कैसा होगा, एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य जहां सभी नागरिकों को न्याय, समानता और आजादी मिलेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वे पर्दे के पीछे के असली हीरो थे। उनका काम था अलग अलग विचारों वाले लोगों के बीच सुलह कराना और सबको एक साथ लेके चलना। रियासतों को भारत में शामिल करने का बड़ा जिम्मा भी उन्हीं का था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी टीम के कैप्टन। उनका काम था कि सभा की बहसें सही दिशा में चले और सबको अपनी बात रखने का मौका मिले। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वे प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी सभी बहसों और विचारों को कानून की भाषा में लिखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। उन्हें भारतीय संविधान का जनक या शिल्पकार भी कहा जाता है। इनके अलावा के मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे कानून के जानकार और कई अन्य सदस्य भी थे, जिनकी आवाज ने संविधान को एक नई दिशा दी। संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। लगभग 3 साल तक चली बैठकों में हर मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। कुछ प्रमुख बहसें इस प्रकार थी। पहली बहस, क्या अल्पसंख्यकों को अलग से अधिकार मिले? एक पक्ष में बी पोकर बहादुर और कुछ मुस्लिम नेताओं का मानना था कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए पृथक निर्वाचिका या सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। इसका मतलब था कि मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुनेंगे। उनका तर्क था कि इससे ही राजनीति में उनकी सच्ची आवाज सुनी जाएगी। लेकिन दूसरा पक्ष, जिसमें सरदार पटेल और गोविंद वल्लभ पंत शामिल थे, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। सरदार पटेल ने इसे एक ऐसा जहर बताया जिसने देश को बांट दिया। उनका कहना था कि यह व्यवस्था देश को हमेशा के लिए कमजोर कर देगी और अल्पसंख्यकों को बाकी समाज से अलग थलग कर देगी। लंबी बहस के बाद नतीजा यह निकला कि पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसकी जगह अल्पसंख्यकों के लिए विधानसभाओं और नौकरियों में आरक्षण या रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। दूसरी बहस, देश को कौन चलाएगा, केंद्र या राज्य? मजबूत केंद्र के पक्षधर जैसे नेहरू और अंबेडकर का मानना था कि देश की एकता और शांति के लिए केंद्र सरकार का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बंटवारे की हिंसा देखकर उन्हें डर था कि अगर राज्य ज्यादा ताकतवर हुए तो देश टूट सकता है। वहीं मजबूत राज्यों के पक्षधर
जैसे कि संथानम को डर था कि अगर सारी ताकत दिल्ली में सिमट गई तो राज्य अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे और उन्हें हर चीज के लिए केंद्र से भीख मांगनी पड़ेगी। अंत में बीच का रास्ता निकाला गया। शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया। केंद्रीय सूची, जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा, जैसे रक्षा और विदेश मामले। राज्य सूची, जिन पर राज्य कानून बनाएंगे, जैसे पुलिस और कृषि। और संवर्ती सूची, जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण विषय केंद्र को ही दिए गए। तीसरी बहस, भारत की भाषा क्या होगी? ये सबसे भावनात्मक और विस्फोटक मुद्दा था। हिंदी के समर्थक जैसे आरवी धुलेकर ने जोरदार मांग की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। धुलेकर जी ने तो यहां तक कह दिया कि जिसे हिंदुस्तानी नहीं आती उसे सभा में रहने का हक नहीं है। लेकिन इसका विरोध करते हुए जी दुर्गाबाई और दक्षिण भारत के सदस्यों को यह डर था कि हिंदी उन पर थोपी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत में कई महान भाषाएं हैं और किसी एक को दूसरों पर वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। नतीजा, फिर से एक समझौता हुआ। तय किया गया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा होगी, यानी सरकारी कामकाज की भाषा। साथ ही अगले 15 सालों तक अंग्रेजी का भी इस्तेमाल जारी रहेगा और हर राज्य अपनी एक क्षेत्रीय भाषा चुन सकेगा। भाग 4, एक नए युग का दस्तावेज, यानी संविधान की विशेषताएं। इन सभी बहसों और समझौतों के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक नए भारत का वादा थी, जिसकी कुछ खास बातें थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह एक क्रांतिकारी कदम था। देश के हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। धर्मनिरपेक्षता, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा और हर किसी को अपना धर्म मानने की आजादी होगी। मौलिक अधिकार और समानता, छुआछूत को खत्म किया गया और कानून के सामने सभी को बराबर माना गया। इस तरह लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत और बहसों के बाद हमारे नेताओं ने एक ऐसा संविधान बनाया जो भारत की विविधता को समेटता है और एकता का रास्ता दिखाता है। यह वो जादुई धागा था जिसने एक बिखरे हुए देश को एक मजबूत राष्ट्र में पिरो दिया। पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेने के बाद दोस्तों अब चलिए बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखते हैं। प्रश्न 1, संविधान सभा ने पृथक निर्वाचिका की मांग को क्यों अस्वीकार कर दिया? इसका उत्तर ये है कि ज्यादातर राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि पृथक निर्वाचिका ने ही देश में फूट डाली और अंततः भारत के विभाजन का कारण बनी, जो देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा था। उन्हें डर था कि आजाद भारत में इसे जारी रखने से देश और टूट जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेताओं ने तर्क दिया कि ये व्यवस्था अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगी और उन्हें हमेशा के लिए बहुसंख्यकों से अलग कर देगी। इससे वे कभी भी राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये व्यवस्था नागरिकों में भेदभाव करती थी, जबकि संविधान निर्माता एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहां सभी नागरिक बराबर हों, न कि हिंदू, मुस्लिम या सिख। सरदार पटेल ने इसे एक ऐसा विष कहा था जिसने देश की राजनीति में जहर घोल दिया था। वे एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाना चाहते थे, जिसके लिए सभी समुदायों का एक साथ आना जरूरी था। प्रश्न 2, संविधान सभा में एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया गया? इसका मुख्य कारण था देश का विभाजन। विभाजन की भयानक हिंसा ने नेताओं को मजबूर कर दिया कि अगर केंद्र कमजोर हुआ तो प्रांतीय सरकारें मनमानी करेंगी और देश में अराजकता फैल जाएगी। उस समय हो रहे सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र ही शांति स्थापित कर सकता था। इसके अलावा 500 से अधिक रियासतों का विलय कर उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण जरूरी था। देश की गरीबी दूर करने, आर्थिक विकास करने और संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए भी एक शक्तिशाली केंद्र चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, विदेशी आक्रमण से रक्षा के लिए B.R. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि एक मजबूत केंद्र ही देश को बाहरी खतरों से सुरक्षित रख सकता है। प्रश्न 3, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को ऐतिहासिक घटना क्यों माना जाता है? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत ये प्रस्ताव असल में संविधान की आत्मा था, जिसने वे आदर्श और मूल्य निर्धारित किए जिनके आधार पर संविधान का निर्माण होना था और एक दिशा प्रदान की।
इसने स्वतंत्र भारत की रूपरेखा तय की और भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया। इसमें सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान करने का वचन दिया गया, जिसने एक समावेशी भारत की नींव रखी। ये प्रस्ताव लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देता था और इसी के संशोधित रूप को बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। अंत में प्रश्न 4, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को कैसे हल किया? ये सबसे भावनात्मक और जटिल मुद्दा था, जिसका हल एक मध्य मार्ग निकालकर किया गया। हिंदी को राजभाषा बनाया गया, राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि सरकारी कामकाज की भाषा। गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों को असुविधा ना हो, इसलिए तय किया गया कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। प्रांतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए हर प्रांत को अपनी सरकारी गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार दिया गया। अंततः संविधान की 8वीं अनुसूची में कई प्रमुख भारतीय भाषाओं को शामिल कर एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया गया। इस तरह समायोजन और आपसी सम्मान से इस बड़े विवाद को सुलझाया गया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस स्लाइड की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आगे आने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे NCERT 5 चैनल से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप करेंगे। धन्यवाद।